जो कूड़ेदान मार्केट में 1000 से 1500 रुपए प्रति पीस मिल रहा है, वो कूड़ेदान 15,000 रुपए प्रति पीस खरीदा गया। मेडिकल वाला डस्टबिन है। इसमें मतलब अगर आप मेडिकल कचरा डालेंगे तो खाद बन जाएगा, इसलिए ये स्पेशल डस्टबिन है। ये क्या के खरीदा गया है? कोई मंगल पांडे के घर का डस्टबिन नहीं खरीदा जा रहा है कि मंगल पांडे की बीवी ने कह दिया कि कूड़ेदान लाना है और वो कूड़ेदान आ गया। तो एफआईआर होने के बाद तो इनकी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। और मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि अगर इस महीना के अंत तक नहीं एफआईआर ये होता है कोई एक्शन, तो सितंबर में मैं खुद करूंगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ऐसे आम आदमी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन बिहार में कूड़ेदान के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। इन दिनों बिहार में कूड़ा डालने वाले डस्टबिन की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो कूड़ादान है यानी कि डस्टबिन जो है वो बेशकीमती हो चुका है बिहार में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में और खास तौर पर उनकी सरकार में खरीदा गया डस्टबिन है जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं जो कभी सरकारी अस्पताल में टहलने घूमने या किसी का इलाज कराने गए हैं। लेकिन बिहार में जो डस्टबिन है ना, उसकी हालत बहुत चंगासी वाली हो चुकी है। ये चर्चा का विषय है। तो हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और बिहार में तो डस्टबिन का सर बहुत अच्छा दिन आ गया है सर। 1500 वाली 15,000 में मिल रही है। देखिए पल्लवी, पूरा सुशासन ही कूड़ेदान में चला गया है और इसलिए कूड़ेदान की कीमत इतनी बढ़ गई है। अभी देखिए बिहार में एक नया, ऐसे तो बिहार में रोज रोज घोटाले उजागर होते हैं, बिहार के लिए घोटाला कोई नई खबर नहीं है। अभी जो लेटेस्ट घोटाला उजागर हुआ है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में हुआ है और उसमें पता चला है ये घोटाला तब का है जब पलटू राम यानी नीतीश कुमार बिहार के सीएम हुआ करते थे और मंगल पांडे जो भाजपा के नेता हैं, राम भक्त हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। और उस समय 300 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी डस्टबिन की, कूड़ेदान की। अब बात ये आई है कि जो कूड़ेदान मार्केट में 1000 से 1500 रुपए प्रति पीस मिल रहा है, वो कूड़ेदान 15,000 रुपए प्रति पीस खरीदा गया। मतलब सीधे समझिए कि 10 गुनी ज्यादा कीमत पर एक स्पेशल वाला डस्टबिन है। इसमें मतलब अगर आप मेडिकल कचरा डालेंगे तो खाद बन जाएगा, इसलिए ये स्पेशल डस्टबिन है। ये क्या के खरीदा गया है? नहीं, डस्टबिन तो ये साधारण ही है, डस्टबिन के साथ कोई खासियत नहीं है, लेकिन 10 गुनी ज्यादा कीमत पर इसको खरीदा गया। और समझिए कितना बड़ा ये घोटाला है। और ऐसे घोटालों में जब बंदर बांट जो होता है लूट के माल का, तो इसमें मंत्री से लेके संतरी सबका हिस्सा रहता है। जो कहते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो भ्रष्टाचार का जब कद्दू कटता है ना, तो उसमें सबको उसकी हैसियत के मुताबिक उसका हिस्सा मिलता है, मंत्री से लेके संतरी तक। और अब ये बात आई है। और देखिए मंगल पांडे जो है, ये काफी, मतलब मैं कहूं कि इनका एक भ्रष्ट नेता के रूप में छवि रही है। ऐसे तो नेता लगभग सारे भ्रष्ट ही होते हैं, लेकिन इनकी ये कुछ ज्यादा ही कुख्यात, आप कह सकती हैं कुख्यात है। और मंगल पांडे पर पहले भी प्रशांत किशोर ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, दस्तावेजों के साथ लगाए हैं। बिहार सरकार में ही एक मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो भी भाजपा के ही हैं। वो किशनगंज में अपना एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, माता गुर्जरी देवी मेडिकल कॉलेज। अब दिलीप जायसवाल ने, देखिए क्या खेल होता है, दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को, यानी एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को घूस में काफी पैसे दिए और बदले में मंगल पांडे ने उस मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, यानी उसका स्टेटस बढ़ा दिया गया। और ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने पूरे दस्तावेजों के साथ रखी थी लगभग 1 साल पहले, कि किस अकाउंट में पैसा गया और कैसे पैसा गया और उस पैसे से कैसे मंगल पांडे की वाइफ ने दिल्ली में अपार्टमेंट खरीद लिया 90 लाख रुपए का। लेकिन देखिए लोगों पर कोई असर नहीं होता है, बात आती है जाती है। ये लोग मोटी चमड़ी के लोग हैं, ऐसे लोगों को बिहार में थेथर कहा जाता है। तो ये मोटी चमड़ी वाले थेथर लोग हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कितने भी इल्जाम लग जाए
हर का जवाब वही जय श्री राम से हो जाएगा। तो ये बात है। और इस डस्टबिन घोटाला में एक और बात जो और ज्यादा दुख की बात है कि दवा खरीद के लिए जो राशि मिली थी, जो सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाती है, फ्री में मेडिसिन दिए जाते हैं, उसके लिए जो राशि आई थी उसको भी डाइवर्ट करके उससे डस्टबिन खरीद लिए गए। मतलब पूरा कूड़ेदान को खरीदने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी देखिए सरकार की थी कि दवा वाली राशि का भी से भी कूड़ेदान की खरीद की गई। अब देखिए ये मामला तो इतना गंभीर है कि कायदे से तो इसमें मंगल पांडे पर और उस समय के अधिकारियों पर एक एफआईआर होना चाहिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। अभी देखिए यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। आंगनबाड़ी सेविका यदि 250 रुपए घूस ले रही होती है तो निगरानी विभाग का उड़न दस्ता जो होता है, फ्लाइंग स्क्वाड, उसको दबोच लेता है और निगरानी विभाग बहुत फख्र के साथ कहता है कि हमने आंगनबाड़ी सेविका को 250 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। और यहाँ माननीय मंत्री लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं तो उसमें एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो कहते हैं कि हम एआई कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करेंगे, हरा गमछा ट्रैक कर लेंगे, उनका एक बयान तक नहीं आया है इस घोटाले पर। और एक बात और मैं पल्लवी कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, निशांत कुमार, जो पलटू राम के बेटे हैं, ये डस्टबिन घोटाला निशांत को देखिए उस समय सरकार इनकी थी, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के थे, अभी सरकार बीजेपी की है तो इनके बेटे जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, ये संजोग स्वास्थ्य मंत्री अभी जदयू के हैं जी। मतलब अब उलट गई है भूमिका। तो जो निशांत कुमार हैं वो इस चक्कर में रहते हैं कि उनकी एक कड़क छवि बने, नो नॉनसेंस मिनिस्टर की छवि बने। कभी पीएमसीएच पर छापा मार देते हैं, रातों रात पीएमसीएच के प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर देते हैं और उनके जो मतलब चमचे हैं वो कहते हैं कि बड़े कड़क मिनिस्टर हैं निशांत कुमार। तो ये तो निशांत कुमार की भी अग्नि परीक्षा है अभी के स्वास्थ्य मंत्री की कि आपके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो आप आगे बढ़ के उनको चिन्हित कीजिए, घोटालेबाजों को सजा दीजिए, उनसे आप पैसे वसूल कीजिए। और लखनऊ की जिस कंपनी ने ये डस्टबिन सप्लाई किए हैं, लखनऊ की एक कंपनी है, उस कंपनी को आप ब्लैक लिस्ट में डालिए, काली सूची में डालिए। सरकार में यदि कोई एक कंपनी को एक बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर उस कंपनी को कोई काम नहीं मिलता है भविष्य में। लेकिन ये सारे काम अभी नहीं हो रहे हैं, नहीं होते दिख रहे हैं। तो ये तो मैंने कहा ना कि अब पूरा जो जिस सुशासन का इतने सालों से ढोल बज रहा है वो पूरा सुशासन ही लगता है डस्टबिन में चला गया है। जी पल्लवी, ये जो घोटाले का मामला सामने आया है सर, इसमें तो कहीं ना कहीं वो लोग जो पहले चारा घोटाला के नाम से बड़े फेमस थे, ये कहा जाता था कि बिहार को इन्होंने लूट लिया, चारा घोटाला कर लिया, अब इन्हें भी एक मौका मिला है कि ये भी सवाल जो है वो खड़ा कर सके सबसे ईमानदार वाली पार्टी पर। रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट सामने आया कि वो तंज करते हुए बोलती हैं कि डस्टबिन यहाँ पर अनमोल हो गया है, सबसे बड़ा झोल हो गया है, इस तरीके का उनका एक ट्वीट था। तो कहीं ना कहीं सर एक बात तो है कि कोई भी सरकार आए, ये लूटते तो जनता का ही पैसा है, चाहे वो जेडीयू आ जाए, चाहे वो आरजेडी आ जाए, और सबसे ईमानदार वाली पार्टी में तो सामने आ ही रहा है। जब सर हम राम मंदिर में आस्था के नाम पर चढ़ा हुआ पैसा पर सवाल पूछ नहीं सकते हैं, उसका जवाब नहीं मिल सकता है, तो डस्टबिन वाले मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या लगता है निशांत कुमार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा कुछ कर पाएंगे? वो वैसे भी आशीर्वाद मिला है उन्हें तो वो बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये सबको पता है। निशांत कुमार कोई पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर आदमी थोड़ी थे, उनको कहाँ राजनीति का सर कोई नॉलेज था? उनको तो पिता की वजह से जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, ये किसी से छुपा नहीं है। तो क्या निशांत कुमार कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा के डस्टबिन घोटाले में कुछ बड़ा कर पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, निशांत कुमार नहीं कर पाएंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये तो मैं क्या कहूं, एक कठपुतली छाप मुख्यमंत्री हैं। और जो भाजपा का आला कमान है, मतलब जो गुजराती बंधु जो हैं मोदी और शाह, उनसे बिना पूछे तो सम्राट चौधरी एक कदम नहीं बढ़ा सकते। और चूंकि ये भाजपा के ही हैं, मंगल पांडे बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है बिहार भाजपा के, तो सम्राट चौधरी की तो ये औकात नहीं है कि बिना आला कमान से पूछे ये एफआईआर कर देंगे।
और एफआईआर कर देंगे तो फिर उसको आप तार्किक परिणति तक पहुंचाइए, गिरफ्तारी कीजिए, चार्जशीट कीजिए, तो ये सब तो औकात नहीं है। तो फिर वही ये आरोप प्रत्यारोप में ये बात जो है उलझ जाएगी। जब आप ये डस्टबिन घोटाला कब की बात कीजिएगा तो सारे लोग लालू पर चले जाएंगे, चारा घोटाला हुआ था, आपने ऐसे लूट मचाई, ये लूट मचाई। तो यहां तो लगता है कि आपने घोटाला किया, इससे हमें भी घोटाला करने का लाइसेंस मिल गया है, एक इस तरह की मानसिकता आ गई है। तो ये तो बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति है। और ये पिछले कुछ साल में बिहार में कई बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। मैं बता दूं, एक रिशुश्री का घोटाला उजागर हुआ है बिहार में। दर्शकों को बता दूं, रिशुश्री एक बहुत छोटा मोटा मतलब ठेकेदार किस्म का आदमी था और उसने टेंडर मैनेजमेंट घोटाला किया। जो सरकार में टेंडर्स मिलते हैं उनको मैनेज करने का, अभी रिशुश्री जेल में बंद है और माना जाता है कि वो 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसमें 2 आईएएस निलंबित हैं, रोशन कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा, ये लोग अभी अंडर सस्पेंशन हैं। एक सीनियर आईएएस भागे हुए हैं, संजीव हंस 97 बैच के, रिशुश्री जेल में है। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उसमें और भी कई लोगों को जेल में जाना चाहिए जिनको बिहार का निगरानी विभाग बचा रहा है। एक और घोटाला हुआ पिछले साल, सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी जानते हैं दर्शक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, हिंदी में जिसको कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक संवैधानिक संस्था है। उसकी रिपोर्ट आई थी बिहार के संदर्भ में कि 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए कितनी बड़ी राशि है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और ये राशि है 72,000 करोड़। और पल्लवी में दर्शकों को बताओ कि सरकार में नियम है कि यदि आप किसी सरकारी राशि का किसी मद में इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए में सड़क बना दी तो पथ निर्माण विभाग को 100 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग में जमा कराना होगा। लेकिन यहां अलग अलग विभागों ने 72,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा ही नहीं करवाया है। तो वो राशि सरकार में गई, किसी के पॉकेट में गई, उसका बंदर बांट हो गया, क्या हो गया किसी को नहीं मालूम है। तो इतने बड़े बड़े घोटालों का झटका लग रहा है और तब सरकार कहती है कि हमारा खजाना खाली है, तब सरकार कहती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तब सरकार कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अरे आपको जितने फंड मुहैया कराए गए थे उसमें तो आपने लूट मचा दी है, तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर आप क्या कीजिएगा। तो एक पूरा जो एक मतलब व्यवस्थित तरीके से ये लूट तंत्र जो चल रहा है ये बिहार की नियति बन गया है। जी पल्लवी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे राम मंदिर का जो घोटाला कांड सामने आया था, यूपी में एक बड़ा मुद्दा बना था, बिहार में ये बड़ा डस्टबिन घोटाला मुद्दा बन सकता है क्या? मतलब विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए विपक्ष पर डिपेंड करता है। सही बात है, बड़ा मुद्दा तो कौन लोग बनाते हैं, एक विपक्ष बनाता है, एक मीडिया बनाता है, यही 2-3 लोग हैं जो किसी मुद्दे को तूल देते हैं। तो जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, वो तो इधर काफी निष्क्रिय लग रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। एक बड़ा जो चेहरा बिहार में विपक्ष का है प्रशांत किशोर, उनको इस पर थोड़ा आक्रामक होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि पटना हाईकोर्ट के 1-2 बड़े बड़े वकील जन स्वराज पार्टी में हैं, इन वकीलों को पीआईएल करना चाहिए, जनहित याचिका करना चाहिए पटना हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट आदेश दे एफआईआर करने का। यदि एक बार पीआईएल हो जाता है, जनहित याचिका हो जाता है और पटना हाईकोर्ट का आदेश हो जाता है, तब तो सरकार को मजबूरी में आपको पीआईएल करना पड़ेगा। और मैं तो देख रहा हूं पल्लवी, इनका इंतजार कर रहा हूं, यदि थोड़े दिन में ये लोग नहीं करेंगे तो क्या करूंगा, मुझे ही एक पीआईएल करना पड़ेगा, मुझे ही एक पीआईएल करना पड़ेगा। मैं ही जनहित याचिका करूंगा कि ये क्या मजाक है कि आप आंगनबाड़ी सेविका को आप तुरंत पकड़ के अंदर कर देते हैं, एफआईआर हो जाता है और 300 करोड़ के घोटाले में सारे दस्तावेज मौजूद हैं और एक एफआईआर तक नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि हाईकोर्ट का आदेश आता है तो क्या हो जाएगा अमिताभ जी? अगर एफआईआर ही हो जाएगा तो क्या? देखिए एफआईआर होगा, एफआईआर होगा, उसके बाद तो हमारे यहाँ सिस्टम है।
नहीं, आपकी बात सही है, एफआईआर के बाद भी लिपापोती हो सकती है, लेकिन एक दबाव तो बनेगा ना, एक दबाव तो पुलिस पर बनेगा कि इनको गिरफ्तार कीजिए। और 300 करोड़ का घोटाला है तो मंगल पांडे को आसानी से अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल आसानी से नहीं मिलेगा। यदि वो कोर्ट में जाते भी हैं अग्रिम जमानत के लिए तो उनको आसानी से अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो एक तो दबाव वो पड़ेगा सरकार पर, ऐसे सरकार पूरी कोशिश करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे के जिम्मे था, वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि घोटाला कैसे हो गया। जैसे कि जो ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं या जो पूरे मंदिर का संचालन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि दान पेटी में हाथ डालकर कौन पैसा चुरा लिया गया। तो वैसे तो मंगल पांडे भी कह सकते हैं ना कि उन्हें तो पता ही नहीं चला चोरी कैसे हो गई, नहीं उनने तो कर सही चीज सकते हैं, मंगाई थी, लेकिन गलत डिलीवर हो देखिए, गया। एक मिनट पल्लवी, सारी चीजें सरकार में जो होती है, कोई खरीद होती है वो फाइलों के माध्यम से होती है, वो संचिकाओं में होती है। आप ये कोई मंगल पांडे के घर का डस्टबिन नहीं खरीदा जा रहा है कि मंगल पांडे की बीवी ने कह दिया कि एक कूड़ेदान लाना है और वो कूड़ेदान आ गया। यदि 300 करोड़ की खरीद होगी तो ये सारी खरीद फाइलों में होती है, संचिकाओं में होती है, और उस संचिकाओं में सारे नोटिंग्स होते हैं अलग अलग। मिनिस्टर के पास तो आखिर में फाइल जाती है, उसके पहले की फाइल में जो इतने तरह के सचिव होते हैं, प्रधान सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, उप सचिव, सबके नोटिंग्स रहते हैं। तो ये बात इतनी आसानी से नहीं कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, वो वाली स्थिति नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ था। और उसमें एक वित्त विभाग के कई नियम हैं कि जब कोई चीज खरीदी जाती है तो कम से कम आपको 3 निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ती है, कम से कम 3 कंपनियों से आपको कोटेशन लेने पड़ते हैं, और उसमें जो न्यूनतम दर रहती है उसको आपको। तो ये सारी चीजें तो यदि फाइल खुलेंगी, यदि जांच होगी तो फाइलें सारी कहानियां कहेंगी। तो एफआईआर होने के बाद तो इनकी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। और मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि अगर इस महीना के अंत तक नहीं एफआईआर ये होता है कोई एक्शन, तो सितंबर में मैं खुद करूंगा ये। अच्छा, सरकारें बदलते हैं तब घोटाला वाला कांड का कोई मामला निकलकर सामने आता है। अभी तो सरकार इन्हीं की थी, फिर इस तरीके के घोटाले की सच्चाई सामने कैसे आ गई फिर? सर, दबाना और छुपा लेना देखिए, एक तो अभी है कि अंदर सिस्टम भी में। बहुत सारी तनातनी रहती है सरकार के अंदर भी। जैसे कि मान लीजिए एनडीए ही की सरकार है तो उसमें भाजपा वाले हैं, कुछ ये वाले हैं, इसके अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये लोग अंदर में भी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मान लीजिए, एक मिनट, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा। मान लीजिए आज सम्राट चौधरी के हटने की चर्चा तेज हो गई है। बाकीपुर बाकीपुर हार के बाद सम्राट चौधरी के हटने की चर्चा बहुत तेज चल रही है। मान लीजिए उसमें कुछ लोगों को लगा कि भाई मंगल पांडे अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसी भाजपाई को ही लग गया, किसी सीनियर को लग गया, तो वो ऐसे समय वो डस्टबिन घोटाले को खोल देगा, उजागर कर देगा कि मंगल पांडे का जो आला कमान यदि उनके नाम पर विचार कर भी रहा होगा तो उनका नाम कट जाएगा। ये सब बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो पार्टियों के अंदर जो गुटबंदी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गडकरी को जो घेरा जा रहा है इथेनॉल मुद्दे पर, माना जाता है कि उसमें मोदी और शाह की भी भूमिका है, क्योंकि है ना, वो लोग भी भाजपा के ही हैं, गडकरी जी भी भाजपा के ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी जो है वो गडकरी से घबरा रहा है कि कहीं गडकरी ना मोदी के विकल्प बन जाए। तो उसने ये इथेनॉल और E20 वाली चीजों को लीक कर दिया, मीडिया में लीक कर दिया, अपने करीबियों पर को लीक कर दिया। जैसे राहुल गांधी आजकल दावे करते हैं कि बहुत सीनियर अधिकारी लोग मुझसे फोन करके बात करते हैं और सरकार की पोल पट्टी खोलते रहते हैं। तो ऐसा होता है, कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति वो इस तरह की पोल खोलता है और सरकार के बदलने के पहले भी पोल खोल दी जाती है। जी पल्लवी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नितिन गडकरी को लेकर लोग ये कहते हैं कि उनको पसंद करने वाले, मतलब भाजपा को पसंद करने वाले तो पसंद करते हैं, जो नहीं भी पसंद करते हैं वो भी नितिन गडकरी को पसंद क्या करते थे? उनके काम की वजह से, क्योंकि सड़कें तो बनवाई है उन्होंने भर भर के। लेकिन अब है तो वो सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन नितिन गडकरी को E20 में इसलिए घसीट लिया जा रहा है क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। नितिन गडकरी के कई बयान भी आ चुके हैं, वो कोर्ट में भी जा चुके हैं, ये कह चुके हैं कि उनका इथेनॉल में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर इथेनॉल समंदर है तो उसमें वो मग्गा भर ही पा रहे हैं, बाकी तो उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें घेरा जा रहा है, तो हो सकता है इसीलिए
मंगल पांडे को भी घेरने की कोशिश हो रही होगी। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर पाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? भ्रष्टाचार है या कोई वैसा दूरगामी नेता नहीं मिल पा रहा है? मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा एक बहुत जिम्मेदार वाला मंत्रालय शायद इनके लिए नहीं था, मतलब क्योंकि इनके पास पॉलिटिक्स नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, जमीनी मुद्दे से जुड़े नहीं है, उतना पारंगत नहीं है किसी चीज को लेके। क्यों बिहार में इतने हल्के में लिया जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय को? नहीं नहीं, मुझे लगता है सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश की बात है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीजें तो ऐसी बहुत हैं, बड़ी चीज है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो बिल्कुल एक आम आदमी से जुड़ी हुई है ना। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो आप ठीक तरीके से पहुंचा दीजिए, अस्पताल और स्कूल कॉलेज की बात, तो हमारे समाज की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अपने आप की लेकिन समाधान ये हो सब जाए। किसी भी सरकार की प्राथमिकता में रहता ही नहीं है। रहता नहीं है। और सरकार भी समझ, इसमें जनता की भी गलती है। सरकार ऐसे मुद्दों को उठा लेगी, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को, भावनात्मक मुद्दों को, उन मुद्दों पर वोट पड़ जाता है कि भाई राम मंदिर बनाना है। तो जब राम मंदिर बनाने के लिए वोट दीजिएगा तो अस्पताल कौन सरकार बनाएगी? राम मंदिर ही बनाएगी। तो पब्लिक की भी गलती है कि वो ऐसे मुद्दों को, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उसमें बहकर वोट देती है। तो इसलिए ये प्राथमिकता नहीं रहती है। अब जैसे बिहार में जो आपने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम बिल्कुल कचरा है, तो सबसे बड़ी वजह तो वही है जो आपने कहा, भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार का तंत्र है, देखिए इतना बड़ा तंत्र है कि ऊपर से नीचे। देखिए मैं बिहार में, क्योंकि आपने बात की, जो पीएचसी होते हैं, पब्लिक हेल्थ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका गांव में जाल बिछा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, जिस डॉक्टर की वहां पोस्टिंग होती है वो डॉक्टर 90% डॉक्टर वहां जाते ही नहीं है, और वो शहर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ये पूरा रैकेट है। और फिर वो क्या करते हैं कि उन डॉक्टरों को जो 12 महीने के वेतन मिलते हैं साल में, उसमें वो 1 महीना का वेतन अपने सिविल सर्जन को रिश्वत में दे देते हैं। तो जो उनका कंट्रोलिंग ऑथोरिटी जो होता है जिला में, जो सिविल सर्जन होता है, उस डॉक्टर के खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट नहीं करता है कि ये डॉक्टर वहां पर नहीं जा रहा है गांव में। तो ये पूरा रैकेट है नीचे से ऊपर तक। और फिर सिविल सर्जन की पोस्टिंग में हेल्थ मंत्री तक और उसके स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अफसरों तक को पैसा पहुंचता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। आप देखिएगा अभी भी हाल में पटना में कई जगह रेड हुआ था, दवा की दुकान में, उसमें ऐसी ऐसी दवाएं बरामद हुई जो दवाएं सरकारी अस्पताल में मरीजों में निःशुल्क बांटने के लिए आई थी। जो दवाएं फ्री में मरीजों को बांटने आई थी वो दुकान में बिक रही हैं। तो आखिर किसी इंसाइडर की मर्जी के बिना, किसी इंसाइडर की मिली भगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार जो होती है वो देखिए, बड़े बड़े जैसे मंगल पांडे ही जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कहते थे कि पीएमसीएच, जो बिहार का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वो कहते थे कि पीएमसीएच को हम वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना देंगे। उसकी छत पर देखिए बातें कितनी बड़ी बड़ी, उसकी छत पर हेलीपैड रहेगा और वहां से सीधे एयर एम्बुलेंस उड़ेगा और फिर हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस उतरेगा। ये तो लगता है कि एकदम स्विट्जरलैंड का हेल्थ सिस्टम हो। और असलियत यह है कि पीएमसीएच में आपको यदि पैरवी नहीं हो तो आपको बेड तक नहीं मिलेगा, बिस्तर तक नहीं मिलेगा। गरीब लोग वहां बरामदे पर दम तोड़ देते हैं। मैंने कुछ दिन बिहार मानवाधिकार आयोग में ड्यूटी की थी। एक बार मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक मतलब रेड जैसा किया गया था पीएमसीएच में, तो वहां तो आपको सारे जो गरीब लोग हैं वो आपको बरामदे पर सारे मरीज मिलेंगे, सलाइन भी बरामदे पर चढ़ता मिलेगा, आपको बिना पैरवी के बिस्तर नहीं मिल सकता है। एनएमसीएच पटना का बड़ा अस्पताल है, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां एक मरीज अभी भर्ती हुआ था, रात में चूहे उसके पैर की उंगलियां कुतर के ले गए, चूहे। तो इस तरह की अराजकता है, इस तरह का एक अराजक माहौल है। और ये सब तो बड़े बड़े मतलब अस्पतालों में, राजधानी के अस्पतालों में, जिसकी खबर हम तक आप तक पहुंचती है। और छोटे छोटे जो दूर दराज के गांव में जो ये है, वहां तो खैर बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। तो और इसकी वही जो सबसे बड़ी वजह है वो भ्रष्टाचार है। और स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आप कहे बोलचाल की भाषा में तो मलाईदार मंत्रालय माना जाता है। जो भ्रष्ट नेता लोग रहते हैं उनकी गिद्ध दृष्टि रहती है,
मंगल पांडे का पहले मंत्रालय बदलता ही नहीं था, बाकी सारे मंत्रियों के मंत्रालय बदलते रहते थे, लेकिन मंगल पांडे को बार बार घूम फिर के स्वास्थ्य मंत्रालय ही मिलता था। तो वो काफी मलाईदार मंत्रालय माना जाता है, जिसमें लूट खसोट की बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं संभावना रहती है। जी पल्लवी। सर अभी आप जो चूहा वाला कांड बता रहे थे उस पे हम लोगों ने भी रिपोर्ट की थी, बहुत भयानक तस्वीरें थी। आदमी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है और उसको पता चल रहा है कि उसका पूरा पैर जो है वो चूहे कुतर जा रहे हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत खराब हालत है, क्योंकि बिहार में डस्टबिन और स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है, इसलिए इस पर लोगों का ध्यान जा रहा है। आप किसी भी प्रदेश में जाकर घूम कर दिखाइए, उत्तर प्रदेश में ही टहल कर आ जाइए, हर जगह सरकारी अस्पतालों की हालत खराबी है। हाँ, 19-20 जरूर देखने को मिल सकता है, कहीं 20 होगी कहीं 19 होगी, लेकिन खस्ता हालत है। जितना कहा जाता है उतना जमीन पर उतर नहीं पाता है, ये सच है। और इसी सच को दिखाने का काम हम लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का है। आज आज जो है स्कूलों पर चर्चा हो रही है, स्कूल पर भी हम लोगों ने ना जाने कितनी खबरें करके दिखाई, चीजें सुधर नहीं रही हैं। ये एक अफसोस करने वाली बात तो है। सर आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, जो आपने हमसे चर्चा की। फिलहाल वो जो रोहिणी आचार्य ने कहा वो वही बात हम दोहराते हैं कि बिहार में जो है किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन डस्टबिन का बहुत अच्छा दिन आ गया है। डस्टबिन जो है वो महंगा होते जा रहा है। अब लोग जो है डस्टबिन में कूड़ा नहीं बल्कि एक तिजोरी के रूप में सोना रखने के बारे में जो है वो विचार जरूर कर रहे होंगे। सर बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।